नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग 3 बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज़ करते हैं और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वो सारे न्यूज़ कवर करें जो आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके खर्चे, आपके जॉब एंड बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, ये 5 चीज़ों को जो भी चीज़ अफ़ेक्ट करती है ना, वो सारी न्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। शुरुआत करेंगे आज के एक ओवरव्यू से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले बैंकर्स आस्क आरबीआई फॉर ड्यूरेबल लिक्विडिटी एज डेफिसिट माउंट्स। बैंकर्स, जितने भी बैंक्स है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आरबीआई से कि भाई थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ा दो। लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है जब से रुपया गिरना शुरू हुआ है। तो क्या रीजन है इसका कि रुपए की कमी हो रखी है इस टाइम पे? यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल फ्लीट एंड ट्रेडर्स। अब यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं किस पर? रशियन ऑयल फ्लीट और ट्रेडर्स पर। अब इससे दिक्कत क्या हो सकती है कि इंडिया सारा अभी एटलीस्ट 33% ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है, तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे देखेंगे। इन्फोसिस ने काउंटर सू कर दिया है, केस कर दिया है कॉग्निजेंट पर। तो ये जानना होगा कि क्या चल रहा है दो आईटी जायंट्स के बीच में। व्हाट्स क्वालकॉम डूइंग विथ रॉयल एनफील्ड? अब क्वालकॉम एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। मैं आपको बता दूं, हमारे जो फोन है इनमें भी जो प्रोसेसर्स यूज होते हैं, चिप्स यूज होते हैं, ये क्वालकॉम बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनीज में से एक ये भी है। एंड ये रॉयल इनफील्ड के साथ क्या पार्टनरशिप कर रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मैं कहूँगा शॉकिंग है कि रॉयल इनफील्ड जैसी कंपनी एक चिप बनाने वाली कंपनी के साथ किस तरीके की पार्टनरशिप कर रही है और क्या लाने का सोच रही है इंडिया में। इकोनॉमी लुकिंग अप आफ्टर डिसमल Q2। जो नई इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 6 मंथ हाई पर आ चुकी है। तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा है, स्पेसिफिकली ये नवंबर के महीने में। मार्केट्स इस टाइम पे अगर आप देखेंगे एफपीआई सेलिंग की वजह से फिर से इस हफ्ते रेड क्लोज हुए हैं। एंड अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट में भी कल काफी बिकवाली थी। तो क्या रीजन है और आगे क्या है, हम ये जान सकते हैं इस वीडियो से और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से और सबसे पहला आर्टिकल है हमारे बैंकर्स के बारे में। बैंक्स के पास लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है। आप बोल सकते हैं कि जो मेरा सारा पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में है, स्टॉक्स में, जमीन में, बॉन्ड्स में। तो अगर मैं आपसे पैसे मांगू या आपका दोस्त पैसे मांगे तो आप कह सकते हैं कि भाई लिक्विडिटी नहीं है, अभी लिक्विडिटी क्रंच है। मतलब पैसे की कमी नहीं है जिंदगी में, लेकिन अभी कैश में पैसे बहुत कम हैं। तो यही प्रॉब्लम हो रखी है हमारे मनी मार्केट में। मनी मार्केट में जो फंड्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं। बैंकर्स ने मीटिंग की आरबीआई के साथ इस हफ्ते और इन्होंने कहा कि हमें लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी को थोड़ा ड्यूरेबल बनाइए आप। इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं इस कनेक्शन में वो क्या होते हैं? एक तो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दूसरा वेरिएबल रेट रेपो वीआरआर ऑक्शंस, एंड उसके बाद बाय एंड सेल स्वॉप्स। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। इसे क्या करता है आरबीआई ने, बेचता है या खरीदता है और इसके थ्रू कंट्रोल करता है कि कितना पैसा, कितना रुपया मार्केट में लिक्विड है। तो आरबीआई ने इन्फ्यूज किए थे कितने, 2 ट्रिलियन रुपीज थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी थर्सडे को। ये चीज थर्सडे को हुई है। और आरबीआई का जो इंटरवेंशन आया है रुपी के स्पॉट मार्केट में, ये आया है ताकि हम जो डेप्रिसिएशन है हमारे डोमेस्टिक करेंसी की, इसको थोड़ा-सा कंट्रोल कर पाएँ। और इसकी वजह से कंट्रोल करने के चक्कर में क्या हो रहा है, हमारी जो सिस्टमैटिक लिक्विडिटी है वो खत्म होते जा रही है। अब ये थोड़ा-सा लोगों को कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं बता दूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। हो क्या रहा है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो मजबूत कब होगा? जब रुपए की डिमांड भी बढ़ेगी। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उस चीज़ का दाम भी बढ़ता है। तो जब रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रुपए को बाय करना पड़ेगा आपको। तो रुपया बाय कर रहा है यहाँ पे कौन? आरबीआई। और सेल क्या कर रहा है? डॉलर्स। जिसकी वजह से रुपए की लिक्विडिटी कम हो रही है। डॉलर की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है मार्केट में, लेकिन रुपए में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है और बैंक्स को इसकी वजह से हमारी काफी दिक्कत हो रही है। ओवर पास्ट 2 मंथ्स अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक काफी हेविली इंटरवीन कर रहा है हमारे फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड मार्केट है। यहाँ पे आरबीआई पूरी कोशिश करता है कि रुपए को सपोर्ट कर पाए। और रुपया नया लो बना चुका है। अब 86 का मार्क भी वो क्रॉस कर चुका है एक बार। ऑल्दो क्लोजिंग जो है वो 86 के नीचे ही ऊपर ही आई है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ये क्लोजिंग बेसिस पे अब लग रहा है कि इस हफ्ते
दोबारा से हम लोग क्रॉस कर जाएंगे 86 का लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी स्क्रीन आई थिंक थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो गया था। तो नोमुरा नोमुरा एक एनालिस्ट फर्म है, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि लिक्विडिटी ड्रॉप हुई है। 4.6 ट्रिलियन की लिक्विडिटी रहती थी, अभी हो चुकी है कितनी, 10 गुना कम, 10 गुना से भी कम, 40,000 करोड़ रह गई है 27 दिसंबर को। एंड ये और ज्यादा भी यहाँ से डिक्रीज हुई है। तो बैंकर्स ने कहा है आरबीआई को कि आप हमें ड्यूरेबल लिक्विडिटी दो 30 दिन, 90 दिन और 120 दिन के लिए। और मीटिंग के बाद आरबीआई से डिस्कशन हुई तो आरबीआई ने प्रोवाइड किया है 14 डेज, 4 डेज एंड ओवरनाइट लिक्विडिटी। एडिशनली इसके अलावा ये बहुत रिक्वेस्ट की गई, अर्ज किया गया कि आप कुछ स्वॉप्स भी बेचो और खरीदो, जो उन्होंने किया है पहले भी। तो आरबीआई ने कंडक्ट किया और बाय किया स्वॉप, कितना, 500 से 700 मिलियन डॉलर्स तक का फ्राइडे को। और इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से 1 ईयर फॉरवर्ड प्रीमियम जो है वो थोड़े कम हो गए, नीचे आ गए। इसके अलावा एडिशनली एक्सपेक्टेड है कि ये दूसरा $2 बिलियन वर्थ ऑफ बाय सेल स्वॉप्स करेंगे इसके अलावा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी आरबीआई द्वारा अलग अलग मैकेनिज्म से। तो हमने कितने मैकेनिज्म में पढ़े हैं आज जिससे आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। सबसे पहले पढ़ा हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो स्कूल में भी पढ़ा था मुझे याद है। इसके अलावा वीआरआर, वेरिएबल रेट रेपो, एंड इसके अलावा ऑप्शंस, इसके अलावा बाय सेल स्वॉप्स। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी है जिसके जिसके थ्रू आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। और ये है क्या, वैसे इनको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, कुछ ओवरनाइट होता है, कुछ 50 डे, मतलब अलग अलग होता है इसमें। ठीक है, लेकिन सारे काफी शॉर्ट टर्म ही होते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। यूएस ने इंपोज किया है सैंक्शंस रशियन ऑयल फ्लीट पे एंड ट्रेडर्स पे। अब देखिए, हमें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है किस चीज से, पेट्रोल के दाम से। क्या इससे हमारे पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, क्या महंगाई बढ़ सकती है, क्या इससे इन्फ्लेशन ऊपर जा सकता है, कोर इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली। तो एक बार जानते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्राइडे को इंपोज किया एक बहुत बड़ा पैकेज ऑफ सैंक्शंस जो टारगेट कर रहा है रशिया के ऑयल और गैस रेवेन्यू को। यूएस चाहता है कि रशिया जो ऑयल और गैस से पैसे कमा रहा है ना कहीं इसको हर्ट किया जाए, ब्लॉक किया जाए। और इससे क्या होगा, कीव को, मतलब यूक्रेन को, थोड़ा-सा यहाँ पे हमें आप कह सकते हैं लेवरेज मिल पाएगा। तो यहाँ पे इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी डोनाल्ड ट्रम्प की, उनको लेवरेज मिलेगा कि वो पीस डील कर पाए, यूक्रेन और रशिया का पीस डील साइन करवा पाए। और रशिया ये तभी करेगा जब वो भी थोड़ा कॉर्नर्ड होगा। तो जो मूव है, इट इज मेंट टू कट रशियाज ऑयल रेवेन्यू। रशिया के ऑयल रेवेन्यू को कट करना चाहते हैं फॉर द वॉर जो स्टार्ट हुआ फरवरी 2022 में। एंड इस वॉर ने करीब करीब किल किया है एंड वूंड किया है टेंस ऑफ थाउजेंड्स को, एंड रिड्यूस किया है सिटीज को टू रबल। बड़े बड़े जो शहर हुआ करते थे, अब वहां पे सिर्फ खंडर आपको दिखेगा। जो मेजर्स हैं, ये सबसे बड़े सिग्निफिकेंट सैंक्शंस हैं येट अगेंस्ट रशियन एनर्जी सेक्टर। रशिया के जो एनर्जी सेक्टर है जिससे रशिया सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, उसके अगेंस्ट ये सबसे बड़े सैंक्शंस हैं। और जो सबसे बड़ा सोर्स भी है रेवेन्यू का क्रेमलिन के वॉर मशीन के लिए, बाइडेन ऑफिशियल का कहना है कि वो है एनर्जी। एनर्जी बेच करके ये सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो यूएस का जो ट्रेजरी है, इसने स्लैब किए हैं सैंक्शंस ऑन रशियन कंपनीज गैसप्रॉम नेफ्ट एंड, आई थिंक ये तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, सॉरी, ये आई थिंक ये क्या है, सगट नेफ्ट गैस, ताकि ये एक्सप्लोर कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए और सेल कर पाए ऑयल। एंड 183 वेसल्स भी जो है जिन्होंने शिप किए हैं रशियन ऑयल, उन पर भी ये क्या कर रहे हैं, जिसको हम लोग शैडो फ्लीट बोलते हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये डायरेक्टली कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं, जो टैंकर्स और फ्लीट है ना, जिसको हम लोग शैडो फ्लीट बोलते हैं, जो रशिया के ऑयल को कैरी करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो नेटवर्क्स हैं जो ट्रेड करते हैं पेट्रोलियम, इसको किस तरीके से रोका जा सके। बहुत सारे जो टैंकर्स हैं उन्हें यूज किया गया है टू शिप ऑयल टू इंडिया एंड चाइना स्पेसिफिकली। ये दो कंट्रीज है जो हेविली रशियन ऑयल खरीद रही है। द प्राइस कैप इंपोज किया गया है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के द्वारा 2022 में। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, रशियन ऑयल ट्रेड यूरोप से एशिया आ चुका है और काफी सारे टैंकर्स जो हैं वो शिप करते हैं बोथ रशियन ऑयल एंड ईरानियन ऑयल। तो लॉजिक क्या है सैंक्शंस का, वो ये है कि आप हिट करो हर एक स्टेज ऑफ रशियन ऑयल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी और रशियन ऑयल प्रोडक्शन भी, ऑफिशियल का ये कहना है। और इसकी वजह से रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ का लॉस हो सकता है। और सफिशिएंट है ये कि ये सफिशिएंटली अगर इन्फोर्स किया गया, एंड ये फिर पीस डील भी ब्रोक का रीजन भी बन सकता है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जब तक कि रशिया फाइनेंशियली कॉर्नर ना हो। सो सैंक्शंस क्या कर रहे हैं, ऑयल प्रोड्यूसर्स को टारगेट कर रहे हैं, टैंकर्स को, इंटरमीडियरीज को, ट्रेडर्स को एंड पोर्ट्स को भी, जहां पर ये ऑयल आ रहे हैं। तो लेट्स सी इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती है। एंड इंडिया को कहीं ना कहीं फिर शिफ्ट करना होगा अपना ऑयल इंपोर्ट रशिया से दूसरे कंट्रीज की तरफ। आते हैं अगले आर्टिकल पे।
इन्फोसिस ने काउंटर सू कर दिया है कॉग्निजेंट को। तो किस बात को लेकर ये दोनों आईटी कंपनीज एक दूसरे से लड़ रही हैं? इन्फोसिस ने एस्केलेट किया है अपना लीगल बैटल किसके साथ? कॉग्निजेंट के साथ। एक काउंटर लॉसूट फाइल किया यूएस कोर्ट में, और जो लॉसूट है वो अक्यूज कर रहा है नैस्डैक लिस्टेड कॉग्निजेंट को और इनके सीईओ रवि कुमार को कि एंगेज कर रहे हैं एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस में और मिसयूज कर रहे हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि ये अंडरमाइन करे इन्फोसिस के फ्लैगशिप हेल्थ केयर प्रोग्राम हेलिक्स को। जो एलिगेशंस हैं ये रिपोर्ट किए गए बाय मनी कंट्रोल और ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मार्क करते हैं इन द ऑनगोइंग कॉर्पोरेट टसल। यहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म को लेकर के है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मिसयूज करने को लेकर ये लॉसूट है। तो नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास में लॉसूट आया है जब कॉग्निजेंट की सब्सिडरी कॉग्निजेंट ट्रिजेटो ने अक्यूज किया था इन्फोसिस को कि इन्होंने क्या किया, ट्रेड सीक्रेट चुराया रिलेटेड टू इट्स हेल्थ केयर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर। एंड इन्फोसिस जिसे फॉर्मली डिनाई किया था एलिगेशंस, इन्होंने रीइटरेट किया कि इनकी जो इंटेंट थी वो उसको विगरसली ये है कि वो विगरसली डिफेंड करेंगे अपनी पोजीशन को कि हमने कुछ भी नहीं किया है। जो काउंटर क्लेम है, ना कि रिफ्यूट करता है कॉग्निजेंट के एक्यूजेशन, बट सीरियस चार्जेस भी लगाता है मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के कॉग्निजेंट के ऊपर। यस, इन्फोसिस सीख कर रहा है यहाँ पे ज्यूरी ट्रायल और रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्ट को कि वो डिक्लेयर करे कॉग्निजेंट का नॉन डिस्क्लोजर एंड एक्सेस एग्रीमेंट्स कि ये इनवैलिड है और अनइन्फोर्सेबल है। कंपनी मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रही है और गलत प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही है मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। इन्फोसिस ने ये काउंटर सू किया है इन्हें, इनके अगेंस्ट काउंटर सू करने का मतलब इनके ऊपर जो लॉसूट था अब ये उसको काउंटर सू कर रहे हैं, लॉसूट का जवाब लॉसूट से ही दे रहे हैं। तो कंपनी यहाँ पे परस्यू कर रही है डैमेजेस जो है 3 times द एलिजिड फाइनेंशियल लॉस, और यहाँ पे रीइंबर्समेंट भी मांग रही है अटर्नी और फीस और रिलेटेड कॉस्ट के लिए। तो जब कॉन्टैक्ट किया गया फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा तो इन्फोसिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अभी साइलेंट पीरियड में है क्योंकि अभी Q3 की अर्निंग्स आनी है। काउंटर क्लेम जो है अंडरस्कोर करता है एस्केलेटिंग टेंशन इन दोनों आईटी जायंट्स के बीच में, और एक चैलेंजिंग टाइम्स है इस सेक्टर के लिए भी जहां पे स्पेंडिंग कम हुई है आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, एंड कहीं ना कहीं रेवेन्यू और ग्रोथ भी इस तरीके का नहीं है जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2025 की शुरुआत में होगा। तो कॉग्निजेंट का जो इनिशियल आप देखेंगे लॉ सूट है ना, जो फाइल किया गया अगस्त 2024 से, उसने एलिज किया कि इन्फोसिस अनलॉफुली एक्सेस कर रहा है डेटा फ्रॉम ट्रिजेटो सॉफ्टवेयर। ठीक है, ट्रिजेटो सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर रहा है डेटा इंक्लूडिंग फैसेट्स एंड क्यूनेक्स्ट टू डेवलप अ कंपीटिंग हेल्थ केयर इंश्योरेंस ऑफरिंग। कंपीटिंग हेल्थ केयर इंश्योरेंस ये ऑफरिंग करना चाह रहा है, और जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं वाइडली यूज किए जाते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन कर सके प्रोसेस को हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज में। कॉग्निजेंट क्लेम कर रहा है कि इन्फोसिस ने क्रिएट किए हैं टूल्स कि एक्सट्रैक्ट करे डेटा क्यूनेक्स से अनलॉफुली। और ड्यूरिंग द सेम पीरियड कॉग्निजेंट न्यूज में भी था, इन्होंने जब एक इन्फोसिस एग्जीक्यूटिव राजेश वरियर को अपॉइंट किया अपना ग्लोबल हेड ऑफ ऑपरेशंस एंड इंडिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसके बाद राजेश नंबायर ने भी, जिन्होंने कॉग्निजेंट लीव किया था, वो प्रेसिडेंट बन गए नास्कॉम के। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कॉग्निजेंट के जो सीईओ हैं रवि कुमार, उन्होंने भी काफी प्रोमिनेंट रोल्स होल्ड किए हैं कहाँ, इन्फोसिस में, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, डेप्यूटी सीईओ। तो इन्फोसिस ने भी अर्लियर रेज किए थे कंसर्न्स कॉग्निजेंट के ऊपर कि भाई ये क्या तुम रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तुम खाली इन्फोसिस वाले लोगों को लेकर आ रहे हो, वो भी मैनेजमेंट के। तो कहीं ना कहीं तुम यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारे इम्पोर्टेंट की रोल्स में जो लोग हैं उन्हें हायर करना चाह रहे हो ताकि हमारे ट्रेड सीक्रेट्स तुम्हें पता चले। तो आप अगर देखोगे तो काउंटर क्लेम में इन्फोसिस ने अक्यूज किया है कि आप स्टिफल कर रहे हो कंपटीशन को, आप मोनोपोलिस्टिक टैक्टिक्स कर रहे हो, आप इम्पोज कर रहे हो रेस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की कोई और ही सॉफ्टवेयर ना बना पाए, कोई और सेक्टर में ना आ पाए, और इसकी वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट को ऑफ कंपीटिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग एंट्री बैरियर्स, ये एंट्री बैरियर्स बना रहे हैं। और फर्दर मोर इन्फोसिस ने क्लेम किया कि जो प्रैक्टिसेस है ना, इनके लिमिटेड कस्टमर एक्सेस हैं टू कम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस विद इन द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम। तो काफी स्कर्मिश है इन दोनों के बीच में, एंड लेट्स सी क्या होता है आगे। व्हाट्स क्वालकॉम डूइंग विद रॉयल इनफील्ड? अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे। क्वालकॉम मतलब एक अलग ही कंपनी है जिसका मैंने पार्टनरशिप कभी रॉयल इनफील्ड के साथ तो नहीं सोचा था। तो क्वालकॉम बूथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में अगर आप देखेंगे 2025 में लास वेगस में हुआ, एंड एक अनयूजुअल डिस्प्ले था क्वालकॉम के बूथ में। तो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो हुआ लास वेगस में, उसमें रॉयल इनफील्ड खड़ी थी क्वालकॉम के बूथ में, और इसका नाम क्या था, फ्लाइंग फ्ली C6। तो फ्लाइंग फ्ली है क्या? इसे EICMA मोटरसाइकिल शो मिलान में लॉन्च किया गया था नवंबर में, और फ्लाइंग फ्ली एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड है किसका,
रॉयल एनफील्ड का, और ये फर्स्ट मॉडल जो है C6 ये लॉन्च किया जाएगा अर्ली 2026 में, जिसके बाद S6 एक स्क्रैम्बलर वर्जन भी इसका लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम होगा क्या होगा, S6। तो व्हाट काइंड ऑफ नेम इज इट? तो फ्लाइंग फ्ली आता है रॉयल एनफील्ड के फ्लाइंग फ्ली मोटरसाइकिल ऑफ 1940 से, एक लाइट बाइक हुआ करती थी। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसे बिल्ड किया गया था, जब ये मशीन एयर ड्रॉप किए जाते थे बाय पैराशूट बिहाइंड द एनिमी लाइंस, ताकि लाइट वेट ऑल टेरेन मोबिलिटी दे पाए अलाइड सोल्जर्स को। तो CS में क्या कर रहा है, जो C6 है पावर्ड है बाय क्वालकॉम स्नैपड्रैगन QWM2290 सिस्टम ऑन चिप प्लेटफॉर्म, जो फ्लाइंग फ्ली को एक एबिलिटी देता है कि सीमलेस कम्युनिकेशन रहे किसके बीच में, राइडर के बीच में, मशीन के बीच में, थ्रू सिक्योर मल्टी मोडल इंटरैक्शन। तो ऑन और ऑफ मोटरसाइकिल आपको 4G ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्टिविटी रहेगी, और इस चिप की मदद से आप कम्युनिकेट कर पाओगे अपने बाइक से। सिंपल वर्ड्स में एक बहुत ही हाईली एडवांस कनेक्टेड बाइक है ये। मेन फीचर्स क्या है इसके? स्मार्टफोन आपका की रहेगा, आपको चाबी की जरूरत नहीं है। आप स्मार्टफोन आपके जेब में है तो आप अप्रोच कर सकते हो, आपको पहचान जाएगा, आप इसके ऊपर चढ़ो और बाइक स्टार्ट कर लो, डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ। तो ऐसा कार्स के साथ भी देखा गया है। 3.2 इंच TFT डिस्प्ले रहेगा, जिसमें एप्स भी रहेंगे, बट मुझे नहीं पता कि मोटरसाइकिल में कभी भी ऐप के लिए यूज नहीं करूंगा, उसके लिए मेरे पास फोन है। और जिसमें इसमें मैप्स रहेगा, फोन, मीडिया, रेडियो, वेदर, कंपास एंड मोर। कंट्रोल कर सकते हो फीचर्स जैसे यूजिंग जॉयस्टिक या फिर टच TFT। एंड स्मार्टफोन को भी यूज कर सकते हो, स्मार्ट वॉच को भी यूज कर सकते हो आप कंट्रोल करने के लिए। एंड इसे आर्म किया है गया है ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ। फ्लाइंग फ्ली रेंज जो है ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा एट रॉयल एनफील्ड प्लांट एट वल्लम वडगाल नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। तो काफी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स लग रहे हैं आगे, मुझे लगता है आएंगे। अभी तो फिलहाल ये जो फीचर्स हैं, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे, क्योंकि हम कार में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बाइक में ऐसा नहीं लग रहा कुछ भी कि बहुत डिफरेंट है। एंड जो मोटरसाइकिल कम्युनिटी है वो काफी अलग चीजें एक्सपेक्ट करती है बाइक से। ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स तो मुझे नहीं लगता कि कभी फीचर्स रहे हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग रॉयल एनफील्ड इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो सिंपल है, मैकेनिकल है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो जो लोग डुकाटी या जैसे ब्रांड्स प्रेफर करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होता है, जहां रिपेयर कराना बड़ा मुश्किल है, रॉयल एनफील्ड ज्यादातर लोग इसे लेते हैं क्योंकि पार्ट्स भी अवेलेबल है, काफी मैकेनिक मिल जाते हैं, बाहर रिपेयर हो जाती है। तो ये भी कंपनी को देखना होगा। इकोनॉमी लुकिंग अप आफ्टर डिसमल Q2। नवंबर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जंप्स टू 6 मंथ हाई। हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है 6 महीने के हाई पे आ गया है। इंडिया का नवंबर 2024 का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सपैंड हुआ है 5.2% फ्रॉम ईयर अर्लियर। फास्टेस्ट है ये 6 मंथ्स में, तो काफी बढ़िया न्यूज है ये। पिछले 6 महीने में फास्टेस्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और यहाँ पे फेवरेबल बेस इफेक्ट है, फेस्टिव स्पेंडिंग ये भी बहुत बढ़िया रही थी। एंड जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, IIP, ये बढ़ा है कितना, 3.5% अक्टूबर में एंड 2.5% इन नवंबर। तो फास्टर ग्रोथ सजेस्ट करती है कि इकोनॉमी ने पिक किया है पेस सेकंड क्वार्टर जो डिसमल रहा थोड़ा उसके बाद। एंड जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैज कंटिन्यूड, लगातार ये स्ट्रेंथन हो रही है और मजबूत हो रही है। एंड जो साइंस ऑफ सॉफ्टनिंग है सेकंड क्वार्टर में, ये कहीं ना कहीं हमें खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो जो एक्सपेंशन है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट था उससे बिल्कुल मैच कर रही है। जीडीपी का जो रिकवरी बता रहा था सेकंड हाफ में FY25 के, इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगी 4 ईयर लो रेट से। 4 ईयर लो रेट क्या है हमारा, 6.4%। एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो करेगा, ग्रोथ होगी इसमें, एंड रिवाइव होगा टू 6.1% सेकंड हाफ में, जो फर्स्ट हाफ में सिर्फ 4.5% था। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फैक्ट्री आउटपुट, यहाँ पे ग्रोथ बढ़िया आ रही है, राइट। तो सर्विस सेक्टर को आप हटाओ, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहा है तो काफी ये बढ़िया डेटा है हमारे लिए। जो कॉम्बिनेशन है फेवरेबल बेस इफेक्ट का, अच्छा फेवरेबल बेस इफेक्ट भी यहाँ पे ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले ग्रोथ कम थी, एंड ग्रोथ मोमेंटम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा पुश हो रहा है। और ये भी कहना है कि जो 3 सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ओवरऑल IIP इसमें बढ़ रहा है, राइजिंग ट्रेंड में रहा है सितंबर 2024 से। लेकिन बड़ा ही जल्दी होगा ये कहना कि डिमांड रिवाइवल भी हो चुका है। तो इतनी जल्दी डिमांड रिवाइवल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मदन सबनवीस, उनका तो कहना है कि भाई ऐसा है कि देखो कि सस्टेन कर पाता है या नहीं, ये बड़ा जरूरी है कि ये सस्टेन कर पाए, तब हम इसमें एक्चुअली खुश होंगे। मार्केट्स एंड वीक इन रेड ऑन FPI सेलिंग। अब हो क्या रहा है, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं थोड़े से परेशान होंगे, स्पेसिफिकली अगर वो नए होंगे। जो पुराने होंगे उन्हें तो पता है कि भाई देखो ये अपॉर्चुनिटीज आती है ऐसे टाइम पे ही, लगातार मार्केट बढ़ रहा था तो लोग तो कह रहे थे कि कब नीचे आएगा। तो जो बेरिश बेट्स हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, वो
अभी यहाँ पे अनसर्टेनिटीज लेकर आ रहे हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स में, जहाँ पे बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी, ये जो हमारे बेंचमार्क हैं स्टॉक मार्केट के, ये डिक्लाइन हुए हैं 2.4 एंड 2.3%। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन है? बाहरी निवेशक। तो बाहर फॉरेन से पैसा इंडिया में आ नहीं रहा है, एक्चुअली इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। यही रीजन है कि हमारा रुपया भी बड़ा कमजोर होते जा रहा है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट भी गिरते जा रहा है। सेंसेक्स अगर आप देखेंगे वो भी डिक्लाइन पर है, निफ्टी भी डिक्लाइन पर है। तो यहाँ पे रीजन क्या बताया जा रहा है कि एफपीआई सेलिंग प्री है। क्यों? सबसे पहले तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बारे में इनको थोड़ा सा डाउट है। इस बार रिजल्ट्स फिर से आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतने बढ़िया नहीं रहेंगे जैसे चल रहे थे अभी तक। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टर्बुलेंस आ गया है, एंड मैं इसे टर्बुलेंस ही कहूंगा क्योंकि ये फिर चला भी जाएगा। पॉलिसी शिफ्ट्स आ सकती हैं यूएस में बहुत बड़ी-बड़ी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं 20 तारीख को। तो कुछ बड़े-बड़े इवेंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही है इस क्वार्टर, ठीक है? कौन से कंपनी का क्या रिजल्ट आएगा कुछ नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं 20 तारीख को, ये क्या करेंगे, क्या बैन किसको करेंगे, किस पे कितना टैक्स लगाएँगे, कुछ नहीं पता। इसके अलावा 1 तारीख को बजट है फरवरी को, इसके बारे में भी नहीं पता क्या हो सकता है बजट में। बड़े अनप्रेडिक्टेबल लोगों के हाथ में है, ठीक है, हमारी लाइफ अगर आप देखोगे इस टाइम पे। एंड इसके अलावा 7 फरवरी को हमारे आरबीआई के नए गवर्नर हैं, वो सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग करेंगे, एंड यहाँ पे ब्याज दर के बारे में और इकोनॉमी के बारे में और महंगाई दर के बारे में वो बात करेंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस टाइम पे हर आदमी डरेगा, ठीक है? तो एफपीआई आउटफ्लो शुरू हुए थे अक्टूबर में, और इनिशियली जो था रिस्पॉन्स था कि चाइना में स्टिमुलस आया बहुत बड़ा, तो चाइना में थोड़ा-सा पैसा डालते हैं क्योंकि स्टॉक्स बड़े सस्ते मिल रहे थे। चाइनीज़ मार्केट तो 5-6 साल के लो पर चल रही है। इतना बुरा हाल है वहाँ का। तो विक्ट्री जो था ट्रम्प का यूएस इलेक्शंस में, इसकी वजह से फ्रेश कंसर्न्स आए, क्योंकि इनकी पॉलिसी जो है प्रॉमिस करती है ऐसी स चीज़ें जो डिसरप्टिव होगी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ठीक है? और किसी को नहीं पता कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट? ऐसी चीज़ों का आप इम्पैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली, क्योंकि वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो डॉलर जो है स्ट्रेंथन हो गया है, इन्वेस्टर्स मूव कर रहे हैं मनी टू सेफर एसेट्स जैसे कि यूएस बॉन्ड्स, और इसके अलावा रुपया भी 2.5% डेप्रिशिएट हो गया डॉलर के अगेंस्ट। 10 साल का जो यूएस बॉन्ड है वो 91 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुका है। अक्टूबर नवंबर में एफपीआई ने इंडियन शेयर्स बेचे हैं कितने के? 1.2 ट्रिलियन रुपीस के। ऑल्दो ये दिसंबर में नेट बायर्स रहे हैं, लेकिन जनवरी से फिर से इन्होंने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया। तो इन्होंने बेयरिश पोजीशंस बनाई है फ्यूचर सेगमेंट में, और इन्होंने अपना नेट शॉर्ट भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे कर दिया है टू 2,67,829 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब करीब पौने 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो बेसिकली क्या इसलिए बने हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स की इंडियन मार्केट नीचे जाएगा। ये एफपीआई के हैं, और एफपीआई जब नेट शॉर्ट होते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो जाएगा नीचे, या फिर ये शॉर्ट करें इन प्रिपरेशन की बहुत लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कैश शेयर्स बेचने वाले हैं। अब जैसे मेरे पास रिलायंस के 10 करोड़ शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं तो भाई अगर बेचूंगा तो रिलायंस नीचे जाएगा, मार्केट भी नीचे जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बना लूँगा जिसमें सेल पोज़ीशन बना लूँगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बेट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, और उसके बाद रिलायंस को बेच दिया 10 करोड़ शेयर्स को आज। तो क्या है, रिलायंस के 10 करोड़ शेयर को जब बेचूँगा तो रिलायंस नीचे जाएगा, वहाँ पे मुझे थोड़ा नुकसान भी होगा, जिस प्राइस से मैं बेचना चाहता हूँ बिकेगा नहीं, तो फ्यूचर्स में मैं उतना कमा भी लूँगा। तो जो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी है, एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत अनसर्टेनिटीज लेकर आएगी, और इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इसीलिए रिस्क को ऑफ कर रहे हैं अपने बैलेंस शीट से एंटिसिपेशन में। और इम्पैक्ट जो है पॉलिसी प्रॉमिस पॉलिसी मेजर्स का, वो इन्फ्लेशनरी है, उससे महंगाई दर बढ़ सकती है और डॉलर और स्ट्रेंथन हो सकता है, और इंटरेस्ट रेट्स आगे और बढ़ सकते हैं यूएस में। तो देखना होगा कि ट्रम्प के जो रिटोरिक्स हैं क्या वो पॉलिसी एक्शन में बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। कहना है यूआर भट्ट का जो को फाउंडर है अल्फा नीति फिनटेक के। तो एंड्रयू हॉलैंड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ एवेंडिस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज, उन्होंने कहा कि मार्केट्स जो है और सेलिंग प्रेशर देखेंगे शॉर्ट टर्म में। आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पर। टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है और इनके सेल्स और बढ़ गए हैं। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इस टाइम पे एनविडिया, टीएसएमसी, जितनी भी चिप मेकिंग कंपनीज है ना, लोग कह रहे हैं अच्छा ये तो बहुत ओवर वैल्यूड हो गई है, बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, कहाँ कमाएंगे इतना। और हर क्वार्टर इनका सेल्स का रिकॉर्ड ही टूट जाता है,
और लोगों के होप्स भी टूट जाते हैं जो इनको शॉर्ट करके बैठे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है शॉर्टर्स के लिए एंड उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे आए, हम इन्हें तब बाय करेंगे क्योंकि नीचे कभी आते ही नहीं। इनकी क्वार्टरली सेल्स टॉप कर रही है एस्टिमेट्स को। मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है कि इतने बढ़िया-बढ़िया एस्टिमेट्स आते हैं और वो भी ये बीट कर देते हैं। जिस हिसाब से एआई हार्डवेयर स्पेंडिंग बढ़ी है और 2025 में जाने वाली है, तो गो टू चिप मेकर जो है फॉर एनवीडिया कॉर्पोरेशन एंड एप्पल, इन्होंने रिपोर्ट किया है 39% राइज इन अक्टूबर दिसंबर रेवेन्यू टू 868.5 बिलियन, मतलब ये होता है करीब-करीब 26.3 बिलियन डॉलर्स। और ये बेस है ऑन कैलकुलेशंस ऑफ मंथली डिस्क्लोजर्स। ये कंपेयर करता है जो एवरेज एस्टिमेट है उससे। एंड यहाँ पे जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है वो बॉल्स्टर कर रही है अपने एक्सपेक्टेशंस को कि बिग टेक कंपनीज ना अल्फाबेट से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक वो बिल्ड करेंगे और अपग्रेड करेंगे डेटा सेंटर्स, और इससे एआई डेवलपमेंट और बढ़ने वाला है और इनके चिप्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। विंटर स्टॉर्म स्वीप्स यूएस ग्राउंड्स ओवर 2000 फ्लाइट्स। इतना पावरफुल विंटर स्टॉर्म आया कि यूएस के साउथ में 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स ग्राउंड हो चुके हैं, पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे बंद हॉल्ट हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत हेवी स्नोफॉल आ सकता है। करीब 2000 फ्लाइट्स ऐसे हैं जो कैंसल हुए, 590 से ज़्यादा तो क्रिटिकल अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पास हो रहे थे एंड जो बाकी 550 हैं वो करीब शार्लेट डुग्लस एयरपोर्ट से। तो आपके अगर रिलेटिव्स वगैरह हैं वहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी वेदर एक्सट्रीम चल रहा है यूएस में। अभी हमने स्टॉर्म देखा कैलिफोर्निया में जहाँ पे फायर की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, मल्टी बिलियन डॉलर्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है। पूरे शहर खत्म हो गए हैं आग लगने से। इतनी तेज आग और तूफान थी कि पूरे-पूरे शहर आग में खत्म हो चुके हैं। सिर्फ आपको पेड़ दिखाई देंगे वहाँ पे, एक भी घर नहीं दिखाई देगा, ऐसा है। यूएस ने ऐड किया है 256 के जॉब्स इन दिसंबर। अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है 4.1% पे। तो यूएस में जॉब ग्रोथ एक्सेलरेट कर रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ चुका है 4.1% पे। लेबर मार्केट एंड हुआ है दिस ईयर ऑन सॉलिड फुटिंग। लेबर मार्केट बहुत स्ट्रांग रहा है, मैं देख रहा हूँ। एंड जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, एक्सपेक्टेशंस है कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहेंगे इस मंथ। एंड नॉन फार्म पे रोल्स भी इंक्रीज हुए हैं बाय 2.56 लाख्स। जो लेबर डिपार्टमेंट ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है उनका ये कहना है। तो काफी बढ़िया जॉब मार्केट चल रहा है इस वक्त यूएस में। चाइनीज हैकर्स ने ब्रीच किया यूएस इन्वेस्टमेंट रिव्यू एजेंसी को। चाइनीज हैकर्स ने ब्रीच किया है कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूएस, सीएफआईयूएस, गवर्नमेंट एजेंसी है जो रिव्यू करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के लिए। सीएनएन ने रिपोर्ट किया फ्राइडे को कि 3 यूएस ऑफिशियल्स जो फेमिलियर हैं इस मैटर से। जो ब्रीच था ये पार्ट था ब्रॉडर इनकर्जन का बाय हैकर्स इनटू यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स अनक्लासिफाइड सिस्टम। रिपोर्ट का ये कहना है एंड इट डिड नॉट से व्हेन द हैक टुक प्लेस। तो चाइनीज हमेशा ट्राई करते रहते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड कि वो स्टील कर पाए दूसरी कंट्रीज से, और बाकी कंट्रीज भी ऐसा करती हैं। ये तो मैं कहूंगा 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, फर्स्ट सच राइज इन 24। डेथ टोल बढ़ रहा है बड़ी तेजी से। एंड अगर आप देखेंगे वाइल्ड फायर्स यहाँ पे बड़ी तेजी से बढ़े हैं, कैलिफोर्निया में चल रहे हैं। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि दुनिया ने पहला ऐसा ईयर देखा है जहां पे टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया है अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। तो माइलस्टोन जो था ये कंफर्म किया गया बाय यूरोपियन यूनियन कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, जिसमें कहा गया कि क्लाइमेट चेंज पुश कर रहा है प्लैनेट के टेम्परेचर को टू द लेवल्स जो पहले कभी एक्सपीरियंस किए ही नहीं गए हैं मॉडर्न ह्यूमन द्वारा। ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशन जो है वो अपने रास्ते अलग कर रहा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्लाइमेट चेंज इन्वेस्टर ग्रुप्स आफ्टर बीइंग टारगेटेड बाय रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियन से टारगेट करने के बाद काफी सारे फॉर्म्स पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज इन्वेस्टमेंट है और एक्टिविस्ट है ना, उनसे अपने आप को थोड़ा सा दूर रख रहे हैं। वो उनसे नजदीकी नहीं बनाना चाहते और ऐसा ट्रेंड पूरी दुनिया भर में हमें देखने को मिला है। बट 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो एवरेज टेम्परेचर है ये कहा जा रहा है कि सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है पूरी दुनिया भर में। तो लेट्स सी क्या होता है ग्रीन एनर्जी को लेकर के, आगे क्या पॉलिसीज हम कर पाते हैं। हमारा अगर आप देखेंगे जो रिसेंटली सीओपी भी हुआ था 26 25 सॉरी हाँ सीओपी 24 25, तो बहुत ही मतलब कोई आउटकम जो थे बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं थे। बहुत स्कर्मिश था डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, जहां इन्वेस्टमेंट्स 10 गुना ज्यादा बोला जा रहा था कि लगेगा एंड जो प्रॉमिस किया गया वो किया गया 10 गुना कम। तो काफी डिफरेंसेस हैं कौन कितना खर्च करेगा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए, एंड कौन कितना पार्टिसिपेट करेगा। और ये मुझे लगता है अभी तक चलता ही रहेगा जब तक कि सिचुएशन ऐसी नहीं आ जाती कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे। तो
वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है मे बी वो खुद डिसाइड करेगा कि ये चीज़ें कब होंगी रादर देन ह्यूमन बीइंग्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को, एंड वीडियो को भी लाइक करें। एंड कल हमने 2 से 3 बार वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश की, काफ़ी देर तक री-रिकॉर्ड किए, 3-4 बार मैंने वो 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, बट हम सक्सेस नहीं हासिल कर पाए, उसमें टेक्निकल ग्लिच हो रहा था बार-बार, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। बट अभी विल ट्राई कि हम वो न्यूज़ कवर करके आपको संडे को अपलोड कर दें। So thank you so much for watching this video till the end.